हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इस वीडियो में जो हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। और ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टूडेंट के लिए, क्योंकि किसी के पास सेमेस्टर फर्स्ट में सब्जेक्ट होगा तो किसी के पास सेमेस्टर सेकंड में। और ये ऑल यूजी कोर्स स्टूडेंट है जिसमें बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स सभी स्टूडेंट आ सकते हैं, ठीक है। और आपका जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये तैयार किया गया है। और ड्यू एस और रेगुलर एनसीईआरटी सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। सभी का सिलेबस सेम है, सभी के कोर्स के अकॉर्डिंग ये जो आपके क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको इस पीडीएफ के लिए 50 रुपये सेंड करने होंगे। और पूरे हम 100% कह सकते हैं ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना, इसके अलावा और कुछ आपको 1% भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सिलेबस की बात की जाए तो ये सिलेबस आप देख सकते हैं। टोटल इसमें सेकेंड यूनिट है जिसमें आपको थर्ड चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें फोर्थ चैप्टर, इस टाइप से चैप्टर बटे हुए हैं। सारा सिलेबस ये लिखा है। देखिए इसमें सभी यूनिट के अकॉर्डिंग हमने 2 से 3 क्वेश्चन को लिया गया है जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक करके सभी क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और इनके आंसर भी देखेंगे, किस टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आंसर क्या है, कैसे, एक एक करके वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन अगर आपने मिस किया ना गाइस, तो समझ लीजिए अगर वही क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आपके लिए कितना नुकसान होगा। इसलिए तो सभी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण या संचार का अर्थ हुए परिभाषा तथा संप्रेषण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो आपके पेपर में संचार पूछ सकता है या संप्रेषण पूछ सकता है, दोनों एक ही वर्ड है। तो ये इतना तो आपको कंफर्म होना चाहिए। अब इसका अर्थ, परिभाषा, इसकी अवधारणा क्या है तो वो हम देखते हैं आंसर। सबसे पहले संप्रेषण का अर्थ की बात की जाए तो यहाँ से देख सकते हैं। संप्रेषण का सामान्य अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु विचार को भेजना। तो जो संप्रेषण या संचार जिसे आप कह सकते हैं, क्या होता है कि मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी वस्तु, किसी भी विचार को, किसी भी जो वस्तु विचार को भेजना, मतलब कि एक व्यक्ति से वो दूसरे व्यक्ति तक उस चीज को पहुंचाना, उसी को हम संप्रेषण कहते हैं। जैसे कि आप बातचीत के जरिए आप किसी को भी कोई भी संदेश दे सकते हैं, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, उसे हम संप्रेषण कह सकते हैं, ठीक है। किंतु इसके विशेष अर्थ के अंतर्गत वे समस्त भाव तथा विचार सम्मिलित किए जा सकते हैं जिन्हें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, संप्रेषण करता है। मतलब कि जैसे कि यहाँ बताया गया कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को एक व्यक्ति तक पहुंचाना, उसे हम संप्रेषण कह सकते हैं, ठीक है। यही एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से ही भावों, विचारों का आदान प्रदान होता है, यही संप्रेषण है। तो ये क्या होता है गाइस, एक प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा ही आप अपने भाव को, अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आदान प्रदान कर सकते हैं, जिसे हम संप्रेषण कह सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह से संप्रेषण का मतलब समझ में आ चुका है। पेपर में पूछा जाएगा संप्रेषण का अर्थ क्या है या परिभाषा क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। या संप्रेषण किसे कहते हैं। तो जो अपनी भावना, अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, तो उसे हम संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप वस्तु, चीजें, मौखिक, लिखित, ये सभी लिख सकते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा में आप क्या लिख सकते हैं। संप्रेषण को लेकर अनेक विद्वानों ने समय समय पर अनेक परिभाषाएं दी है जो निम्नलिखित है। तो अलग अलग राइटर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप ये देखिए क्या बताया जा रहा है। विचारों, जानकारियों आदि का विनिमय दूसरे तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वो मौखिक, लिखित या संकेत हो, संप्रेषण है। मतलब कि जो आपके विचार होते हैं, आपकी जानकारी होती है, मतलब विनिमय, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, बांटना, ठीक है। वो लिखित भी हो सकता है, आप कुछ लिख के किसी पेपर में दे सकते हैं। मौखिक भी हो सकता है, मुंह से बोल के पहुंचा सकते। संकेत मतलब इशारे करके, जैसे एरो बनाते हैं किसी और इशारे किया जाता है, तो उसे हम संप्रेषण कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब सेकंड देखिए, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं का हस्तांतरण है, चाहे वो उसमें विश्वास व्यक्त करे या ना करे। मतलब संप्रेषण क्या है कि मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हमें वो चीज को पहुंचाना। अब वो दूसरे व्यक्ति के अकॉर्डिंग है कि उस पर विश्वास करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो मत करे। मतलब इसका संप्रेषण हो चुका है कि हमने उससे तक बात को पहुंचा दी है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखिए, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के माध्यम सूचनाओं का संप्रेषण है, चाहे उसके द्वारा विश्वास उत्पन्न हो या नहीं, पारस्परिक विनिमय हो या नहीं, लेकिन इस प्रकार की दी गई
सूचना प्राप्तकर्ता को समझ आ जानी चाहिए। मतलब कि देखो, अब सूचना जैसे हम प्राप्त हो रहा है, जैसे कि हमने एक व्यक्ति को संदेश दिया, दूसरे को पहुंचा दिया। अब ये विश्वास करे ना करे इसके ऊपर है कि ये क्या करना चाहता है, लेकिन इसका काम तो हो गया कि इसने इसको अपने विश्वासों को अपने माध्यमों के द्वारा ही इसने संप्रेषण कर चुका है, अपने विचारों को ये व्यक्त कर चुका है। ठीक है, तो इसी को हम संप्रेषण कहते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको इसका मतलब हमने समझाएगा। इस कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिस अभी तक संप्रेषण का मतलब नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए संप्रेषण की अवधारणा क्या होती है, तो यहाँ देखिए कुछ पॉइंट है। मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है और उसे अपने विचारों भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए संप्रेषण पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरे शब्दों में संप्रेषण मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता और उसके सामाजिक जीवन का आधार भी है। तो देखो, आप सभी पता है मनुष्य क्या एक सामाजिक प्रणाली है। जैसे कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, आप अपने विचार अपनी भावनाओं को अपनी फैमिली में, अपने मेंबर में, अपने फ्रेंड में शेयर करते हैं ना, तो वो उसके द्वारा आप जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना, आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, आवश्यकताएं होती है ना, तो ये आपके सामाजिक जीवन का आधार है। तो इसी को हम संप्रेषण भी कहते हैं। ठीक है, सामाजिक व्यवहार के लिए मनुष्य को एक दूसरे से संवाद स्थापित करना पड़ता है, मतलब बातचीत करना ही पड़ेगा ना, इसलिए संप्रेषण द्वारा ही मानव समाज की संरचना प्रक्रिया संभव बनती है। मतलब आप संप्रेषण के द्वारा ही जो मानव का समाज है उसकी कल्पना की जा सकती है। इसके अभाव में मानव समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब अगर आपको बोलचाल का ही नहीं आएगा, आप किसी की बातों को समझ ही नहीं पाएंगे, आप किसी के संकेत को, इशारों को समझ नहीं पाएंगे, तो आप कैसे मनुष्य कहलाएंगे? फिर आप में और जानवरों में फर्क तो होगा ही नहीं कोई। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर। इसके बिना किसी भी प्रकार के समाज का निर्माण संभव नहीं है। मतलब बिना संप्रेषण के समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। संप्रेषण का प्रारंभ मानव जीवन के अभिभावक के साथ होता है और जीवन पर्यंत संप्रेषण का महत्व बना रहता है। मतलब पूरे जीवन में आपका महत्व है संप्रेषण का बना रहता है। संप्रेषण मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका इतिहास इससे भी पुराना है। और ये जो कह सकते हैं मनुष्य तक ही सीमित नहीं, इसका इतिहास है बहुत ही पुराना है। मतलब प्राचीन काल समझ लीजिए, जैसे पशु पक्षी आदि से भी अपनी आवश्यकता अनुसार संप्रेषण करते हैं। मतलब पशु पक्षी अपनी आवश्यकता अनुसार अपने जानवरों में बातचीत भी तो होती होगी ना, जैसे हम मनुष्य में होती है उन्हीं टाइप से। उसी तरह मनुष्य भी इशारों और ध्वनियों के माध्यम से संप्रेषण करना प्रारंभ करता है। आगे चलकर मनुष्यों ने भाषा और उसे अभिव्यक्त करने वाले संकेत चिन्हों को संप्रेषण का माध्यम बनाया। जैसे कि पहले जानवर ही करते थे, उसी टाइप से आगे चल के मनुष्यों ने भी किया, लेकिन अब धीरे धीरे मनुष्य ने विकास कर लिया, अपनी भाषा को पहचान दे दिया, संकेत चिन्हों को पहचान दे दिया, जो संप्रेषण का माध्यम बन गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। समय के साथ जैसे जैसे तकनीकी विकास होता गया, संप्रेषण की प्रक्रिया में भी परिवर्तन होता गया और संप्रेषण के माध्यम भी विकसित होते गए। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव सभ्यता में संप्रेषण माध्यमों का विकास रूप से विकसित होता गया। मतलब ये कहा जा रहा है कि समय समय के साथ जैसे आपको तकनीकी विकास हो रहे, नई नई चीज़ों का लॉन्च होता है, वैसे वैसे मानव विकास का भी होता है, बढ़ता जाता है, और संप्रेषण की प्रक्रिया भी जो विकास करती जा रही है। इस तरह मनुष्य ने संप्रेषण की प्रक्रिया में अंतर्व्यक्ति संप्रेषण से प्रारंभ की, जो समूह संप्रेषण के आगे बढ़ती हुई आज प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक जैसे माध्यम ने जन संप्रेषण तक विकसित हो गई है। मतलब कि जैसे जैसे मनुष्य ने अपना विकास किया, आपको पता ही है कि आगे चल के जैसे मीडिया हो गई, प्रिंट हो गई, इलेक्ट्रॉनिक हो गई, इन सब के द्वारा भी आप संप्रेषण का माध्यम बन चुका है ना, पेपर के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, ये सारे सोशल मीडिया के द्वारा, ये सब संप्रेषण के माध्यम ही है। जीव जगत में मनुष्य ही एक ऐसा प्रणाली जो अपने विचारों को शब्दों के द्वारा मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में व्यक्त कर सकता है। मतलब अगर बात की जाए तो मनुष्य ही एक ऐसा प्रणाली है, मतलब एक इंसान है जिसके द्वारा आप लिखित और मौखिक दोनों रूपों में आप अपने संप्रेषण कर सकते हैं। जानवर तो नहीं लिख कर सकते, वो मौखिक कर सकते हैं, अपने इशारों में कर सकते हैं, लिखित नहीं कर सकते ना। यही क्षमता अन्य जीव जंतुओं में नहीं है। मतलब कि जो जानवरों में ये क्षमता नहीं है लिखने की। आज संप्रेषण का महत्व हमारे जीवन के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासन एवं शिक्षा जैसे आदि क्षेत्रों में बढ़ गया है। तकनीकी विकास के इसके महत्व और भी बढ़ा दिया है। ज्ञान, विज्ञान और सूचनाओं के लोगों तक पहुंचने में संप्रेषण की उपयोगिता बढ़ गई है। तो आपको पता ही है कि आज के टाइम में जो इसका महत्व है काफ़ी ज़्यादा हमारे जीवन में बढ़ चुका है। आर्थिक, सामाजिक, प्रशासन सभी, शिक्षा के क्षेत्र में सभी में बढ़ चुका है। और विज्ञान के क्षेत्र ने इसको इतना आगे बढ़ा दिया कि आज लोग इसकी उपयोगिता कर रहे हैं। साथ ही इसके समक्ष ये चुनौतियां भी है कि कैसे सूचना को सरल, सुगम और काम से कम समय में जन सुलभ बनाया जाए। और एक समस्या ये भी आती है कि कैसे सूचना को बहुत भी अच्छे तरीके से हम बनाया जाए, कम समय लगे और आसानी से उपलब्ध और कार्य भी करें। भोजन, पानी, मकान, कपड़ा की तरह संप्रेषण भी हमारी मूलभूत आवश्यकता बन गई है। तो आपको पता है कि आप मनुष्य है, आपको जीने के लिए आपको भोजन, पानी, कपड़े की जरूरत पड़ेगी, उसी टाइप से आपको संप्रेषण की भी जरूरत पड़ेगी। परिवार से लेकर जन समूह या राष्ट्र या विश्व तक के सुचारू संचालन में संप्रेषण की
मेहनती भूमिका है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अभाव में ना समाज टिक सकता है और ना ही राष्ट्र या विश्व, मतलब बिना संप्रेषण के कोई भी व्यक्ति, राष्ट्र, देश अपना नहीं टिक सकता। तो ये एक टाइप से आपको इसकी अवधारणाएं पता चला, इसका अर्थ पता चला, प्लस आप एक चीज़ और आपको बता दें, संप्रेषण की अवधारणा के पॉइंट है ना, जो अगर आपके पेपर में संप्रेषण की विशेषता पूछे, संप्रेषण का महत्व पूछे, उसमें भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं जो कि संप्रेषण के महत्व या विशेषता के अकॉर्डिंग बन सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ फाइनली कंप्लीट हो चुका है। आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। संप्रेषण या संचार के विभिन्न तत्वों और संप्रेषण का महत्व तथा उद्देश्य का वर्णन कीजिए। अब आपको इसमें बताना है कि जो संप्रेषण के तत्व क्या होते हैं, उसके महत्व क्या होते हैं, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो एक एक करके हम सभी पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले हम संप्रेषण के उद्देश्य के अकॉर्डिंग पॉइंट देखते हैं क्या होते हैं। तो इसके जो निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखिए, संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के सामाजिक जीवन में गतिशील लाना है। तो क्या है, जो व्यक्ति के सामाजिक जीवन में उसमें गतिशीलता लाना। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, संप्रेषण के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचार भावनाओं को प्रेषित किया जाता है। मतलब कि देखो, संप्रेषण के द्वारा ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उनके विचारों, उसकी भावनाओं को भेजा जाता है। ये आप सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, संप्रेषण का उद्देश्य अनुभवी व्यक्तियों द्वारा अपने अनुभव तथा विचारों को अपने से कम अनुभव वाले व्यक्तियों तक पहुंचाया है। मतलब ये संप्रेषण के द्वारा आप ये कह सकते हैं, इसका उद्देश्य थर्ड ये है कि मतलब जो जिसको पास सबसे ज़्यादा ज्ञान है, अनुभव है, वो जो उससे कम नीचे, मतलब कम अनुभव वाले व्यक्ति उस तक उसको पहुंचाना होता है। ठीक है, संप्रेषण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायक प्रदान करता है, मतलब इसमें मदद भी करता है। संप्रेषण का उद्देश्य विचार सूचनाओं का परस्पर आदान प्रदान करना होता है। मतलब जो आपके विचार होती है, सूचनाएं होती है, उनको एक दूसरे में चेंजिंग करना। संप्रेषण का उद्देश्य मानवीय तथा सामाजिक वातावरण को बनाए रखना तथा उसे सुदृढ़ करना भी होता है। मतलब जो मानवीय वातावरण होते हैं उसको अच्छी तरह से बनाए रखना संप्रेषण का उद्देश्य। संप्रेषण के द्वारा निर्देश अथवा आदेश या संदेश प्रेषित करना होता है। मतलब कि जो आदेश निर्देश होते हैं एक दूसरे में चेंजिंग करना, बताना। संप्रेषण शिक्षा द्वारा शिक्षार्थियों तक विषय संबंधित तथ्य तथा संकल्पनाओं को पहुंचाने तथा समझने का कार्य करता है। मतलब कि टीचर के द्वारा जो स्टूडेंट में बातचीत होती है, उनके विषय के अकॉर्डिंग उनकी जो भी सूचनाएं होती है, उनकी कल्पनाएं होती है, एक दूसरे में पहुंचाने और समझने का प्रयास करता है, कार्य करता है। ठीक है, संप्रेषण द्वारा एक व्यक्ति अपनी समस्या से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराता है। मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप दूसरे व्यक्ति से बातचीत करके अपनी प्रॉब्लम को उसको बता सकते हैं। संप्रेषण का उद्देश्य विद्यार्थियों, श्रोताओं तथा पाठकों को विभिन्न प्रकार के विचारों, सूचनाओं से परिचित करना होता है। मतलब कि जो भी स्टूडेंट होते हैं, लाइफ होते हैं, उनके पाठक होते हैं, उनमें जो भी सूचना विचार होते हैं, उनको एक दूसरे से परिचित कराना होता है। ठीक है, संप्रेषण का उद्देश्य संदेश श्रोता से संदेश ग्रहणकर्ता तक प्रभावशाली तरीके से संदेश पहुंचाना होता है। उपयुक्त उद्देश्यों से आप ये समझ गए होंगे कि बिना संप्रेषण के शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं है। मतलब ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर बिना संप्रेषण के द्वारा आप शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकते। जब आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे, किसी से बोलचाल नहीं करेंगे, अपने संदेशों को पहुँचाएंगे नहीं, तो आपको शिक्षा समझ कैसे आएगी। तो ये था। ठीक है, आपको ये उद्देश्य के पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब देखिए आपका संप्रेषण मतलब संचार के तत्व क्या क्या है। तो ये देखिए, वैज्ञानिक संचार में वैज्ञानिक संचार में विचारों का लेन देन, आदान प्रदान किया जाता है, किंतु इस प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। मतलब यहाँ कहा जा रहा है जो वैज्ञानिक संचार है उसमें बहुत से आपके विचारों का आदान प्रदान एक से दूसरे व्यक्ति में किया जाता है। उसके लिए हमें निम्नलिखित जो तत्व कह सकते हैं, प्रक्रिया कहते हैं, उसकी जरूरत महसूस की जाती है, जो एक एक करके यहाँ पर लिखे गए। तो देखिए सबसे पहला है संप्रेषक। यह विचार प्रेषित करने वाला होता है। आज युग का वैज्ञानिक युग है, अतः इसमें यह आवश्यकता नहीं है कि प्रेषक व्यक्ति ही हो। संप्रेषण पत्र, पत्रिका अथवा मशीन किसी के द्वारा भी हो सकता था। संप्रेषण संचार का संप्रेषक प्रमुख तत्व है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि देखो कोई भी विचार है, जैसे कि आज आपके न्यूज में आप कुछ भी देखना, जरूरी नहीं है कि जो उस न्यूज को बनाया उसी के द्वारा आपको प्राप्त हो। आपको उसको किसके द्वारा, मशीन के द्वारा या किसी पत्र के द्वारा, पत्रिका के द्वारा या किसी भी वस्तु के द्वारा आपको प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है। अब ये देखिए संदेश मतलब मैसेज, व्यक्ति द्वारा
प्रसारित विचार ही संदेश होता है। मतलब किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी विचार को आप तक पहुंचाना, उसे ही संदेश कहते हैं। ये शाब्दिक अथवा अशाब्दिक उभर के रूप में हो सकता है। मतलब शाब्दिक का मतलब होता है लिख के भी, अशाब्दिक बिना लिखे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कक्षा में छात्र को अध्यापक बैठ जाओ ये कहकर भी बैठा सकते हो, और मौन में स्वीकृति में गर्दन हिलाकर भी संदेश दे सकते हैं। मतलब कि जैसे कि स्टूडेंट को कहा जाता है ना बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, शाब्दिक हो गया। अशाब्दिक मतलब कि इशारों में वो गर्दन हिला के कहेगा सिट डाउन तो वो बैठ जाएगा। तो इस टाइप से होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, संप्रेषण माध्यम या चैनल। चैनल से अभिप्राय उस साधन से है जिसके द्वारा कोई संदेश वाहक से संदेश ग्रहण कर तक पहुंचता है। यह वह पथ है जिसमें संदेश भौतिक रूप से प्रेषित होता है, जैसे टेलीग्राम या वायरस जिस पर संदेश भेजा है। रेडियो वक्ता में रेडियो स्टेशन या स्टूडियो है। इस प्रकार किसी भी लेख के लिए समाचार पत्र या मैगजीन संप्रेषण माध्यम होता है। मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है जैसे कि आपको कोई भी चीज़ होती है आपको व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाती है, टेलीग्राम पर, स्टूडियो में, रेडियो में, इस टाइप से जो मैसेज प्राप्त होते हैं वो बताया जा रहा है उसके माध्यम से, चैनल के द्वारा। ठीक है, 4 पॉइंट देखिए, संदेश ग्राहक। यह संदेश प्राप्त करने वाला होता है, मतलब कि जिसको हम संदेश भेजना चाहते हैं। मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति जो प्राप्त कर रहा है ये उसको कैसे, मतलब इसके पास संदेश जा रहा है। ठीक है, संदेश प्राप्ति वह कई विधियों से कर सकता है, जैसे समाचार सुनकर, समाचार पढ़कर अथवा देखकर। न्यूज को देख सकता है, सुन सकता है या पढ़ सकता है, किसी भी टाइप से प्राप्त कर रहा था। संदेश ग्राहक को ग्राहक संप्रेषण भी कहते हैं, मतलब उसके पास पहुंचाया जा रहा है। इन तत्वों के अतिरिक्त शारीरिक क्रियाओं से भी भावों का आदान प्रदान कर संचार कर सकते हैं, जैसे आंकृत क्रिया द्वारा बालक को डराने के लिए शब्दों का प्रयोग ना करके क्रोध मुद्रा बना देना। जैसे कि माता पिता देखते हैं कि क्रोध इशारों में एकदम से गुस्सा करते हैं कि कैसे बच्चे शांत हो जाते हैं, तो इस टाइप से टीचर भी करती है। आंखों के इशारों से ही संदेश दे दिए और दे सकते हैं, मतलब आंखों से डरा भी सकते हैं, आपको पता ही है। जैसे कई बार बालक अध्यापक या परिवार के माध्यम होता है, वह बोलने से डरता है तो इशारों से ही अपने साथियों से बात कर लेता है। इस प्रकार संप्रेषण की विधि छात्र अध्यापक के माध्यम से अतः क्रिया में भी संपन्न करती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि कैसे एक दूसरे से अपने इशारों में बातचीत करते हैं और एक दूसरे से डरना भी आंखों में हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए संप्रेषण का महत्व आ गया, तो महत्व के अकॉर्डिंग क्या पॉइंट आप लिख सकते हैं। जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया था अवधारणा में, वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट टू पॉइंट है तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, संप्रेषण किसी भी व्यवसाय की जीवन धारा है। कोई भी व्यवसाय संप्रेषण के बगैर संभव नहीं है। संगठनों का संप्रेषण के बिना कोई अस्तित्व नहीं आता। यह कहना उचित है कि एक व्यवसाय के लिए संप्रेषण का उतना ही महत्व जितना कि व्यक्ति के लिए रक्त संचार का। व्यवसाय में संप्रेषण निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। तो एक चीज़ आप यहाँ नोटिस की होगी कि यहाँ व्यवसाय के अकॉर्डिंग, मतलब कि आपका पेपर में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो व्यवसाय के अकॉर्डिंग संप्रेषण का महत्व बताइए, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि मतलब कि आपको पता है जैसे कि आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, खून, ब्लड। अगर वो नहीं रहेगा तो आपका जीवन जो रक्त संचार नहीं चलेगा। उसी टाइप से जो कि संप्रेषण नहीं रहेगा तो किसी में भी जो उनके व्यवसाय है, उनके व्यापार में, काम धंधे में नहीं चलेगा उसके बगैर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, व्यवसाय के सुचारू व कुशल संचालन हेतु आवश्यक। संप्रेषण किसी संगठन की सुचारू व कुशल रूप से क्रियाशीलता हेतु आवश्यक है। यह एक व्यवसाय को प्रभावी व गतिशील बनाता है, क्योंकि उपक्रम को विभिन्न विभागों में सामान्य व उत्पन्न के सतत विक्रय को प्राप्त स्तर पर प्रभावी संप्रेषण की आवश्यकता होती है, बिना संप्रेषण के व्यवसाय सदा असफल होगा। तो यही बताया कि कुशल मतलब व्यवसाय चलाना है तो आपको संप्रेषण की ज़रूरत होगी। बिना बातचीत के, बिना कोई लेन देन से आप क्या कर सकते, जो व्यवसाय आपका काम धंधा उसे सफल नहीं बना सकते, असफल ही होगा। प्रभावपूर्ण नेतृत्व हेतु आवश्यक, मतलब अच्छी सूचना आपको देनी पड़ेगी संप्रेषण के द्वारा ही। संप्रेषण कुशलता किसी नेतृत्व शक्ति की पूर्ण अनिवार्यता सत्य है। यह प्रभाव उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है। एक संप्रेषण में दक्ष प्रबंधकता अपने कर्मचारियों का असली नेता होता है, मतलब असली नेता होता है, मतलब इसके द्वारा ही आपको उनकी कर्मचारी होते हैं, उनके काम धंधे का पता चलता है। एक अच्छे संप्रेषण निकाय में व्यक्ति एक दूसरे के अत्यंत निकट होता है और उनकी आपसी गलतफहमियां दूर हो सकती है। संप्रेषण जितना अधिक प्रभावपूर्ण व शीघ्र होता
नेता उतना ही प्रभावशाली हुए अच्छे तरीके से अपने निर्णय, भावनाओं, विचारों को, सुझावों को अपने कर्मचारियों तक पहुंचाने में सफल होता है। मतलब जितने अच्छे तरह से आप संप्रेषण करेंगे कर्मचारी के बीच में, नेता के बीच में, उतनी उनकी गलतफहमियां दूर होगी और एक दूसरे को अच्छे से समझ के उनको अपने काम धंधे को एक दूसरे को अच्छे से समझा सकेंगे और उनमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे। सम्मानीय क्षमता का विकास। संप्रेषण व्यक्तियों में सहयोगी और सम्मानीय क्षमता का विकास करता है, आपस में सूचना और विचारों का आदान प्रदान करता है, उनकी एकता और क्रियाशीलता को बढ़ावा देता है, क्योंकि एक उपकरण में विभिन्न विभाग होते हैं जो अपनी अपनी विशिष्ट क्रियाओं को अपने विभाग में संचालित करते हैं। प्रत्येक विभाग अपने सभी विभागीय कार्यों के लिए स्वतंत्र होता है और उच्च प्रबंधन के निर्देशों में समस्त विभागों के माध्यम स्थापित करता है। संप्रेषण के बिना एकता व क्रियाशीलता का होना असंभव है। मतलब यहाँ बताया गया है जो संप्रेषण के द्वारा सभी में एकता की भावना होती है, क्रियाशीलता होती है और अगर ये नहीं होगा तो ये असंभव माना जाएगा। सभी जो कर्मचारी और जो होते हैं एक दूसरे का सहयोग करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और एक दूसरे की चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं और अपनी विचारों को लेते हैं और एकता की भावना रखती है उनमें। प्रबंध क्षमता बढ़ाने में सहायक। संप्रेषण तात्विक व व्यक्तिगत निष्पादन प्रबंध के लिए अनिवार्य है, क्योंकि संप्रेषण के द्वारा ही प्रबंध अपने लक्ष्य, उद्देश्यों व दिशा निर्देशों, रोजगार व जिम्मेदारियों के निवारण की व्यवस्था के साथ अपने कर्मचारियों के व्यवहार व निरीक्षण व मूल्यांकन करता है तथा आज संप्रेषण एक सफल प्रबंध का आवश्यक तत्व बन गया है। तो ये बताया जा रहा है कि बिना प्रबंध क्षमता के जो आप कह सकते हैं एक अच्छा संप्रेषण के द्वारा आप इसकी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये कर्मचारियों के बीच में अपनी जिम्मेदारियों को देखता है, उनके लक्ष्य, उनके उद्देश्यों को, दिशा निर्देश होते हैं, रोजगार होते हैं, उनकी जिम्मेदारी को सभी को समझता है और उसको अकॉर्डिंगली मूल्यांकन करता है और कार्य करते हैं। योजना में सहायक। एक प्रभावपूर्ण संप्रेषण सदा एक संगठन की योजना और कार्यशीलता में सहायक होता है। किसी भी योजना को क्रियाशील करने में, योजना के निर्धारण, लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में संप्रेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मतलब आप कोई भी कार्य करें, कोई भी योजना बना रहे हैं जो संप्रेषण के द्वारा ही आप संभव कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। जनसंपर्क में सहायक। आज प्रत्येक व्यवसायिक संगठन के लिए आवश्यक है कि वे समाज में अपना स्थान बनाए। समय के साथ बदलाव के साथ साथ जनसंपर्क के अर्थों को भी बदलाव आया है। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि कोई भी कार्य करने के लिए आपको एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए सहयोग होनी चाहिए, एक स्थान में आपको समाज बनाना चाहिए, आपकी पहचान अलग होनी चाहिए, जनसंपर्क के साथ आपके बदलाव होने चाहिए और ये समय के साथ ये चेंजिंग भी होनी चाहिए। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो कह सकते हैं उपकरण होते हैं, उद्योग होते हैं, जनसंपर्क का महत्व को समझा जा सकता है। आज जनसंपर्क कार्यकर्ता प्रत्येक विभागों में देखा जा सकता है। स्पष्ट है कि संप्रेषण इस हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। प्रतियोगी सूचना प्राप्ति में सहायक। मतलब कि कोई भी सूचना होती है उसको जल्दी से प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक व्यवसाय प्रकृति के प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धाओं की चुनौती से निपटने के लिए अधिक से अधिक सूचना की प्राप्ति अनिवार्य है। मतलब कि कोई भी चीज़ हो अच्छे से अच्छे करने के लिए आपको क्या करना होगा, सूचना प्राप्त होना चाहिए। अतः आवश्यक है कि उपयोगी सूचना को प्राप्त कर न केवल संबंधित व्यक्तियों तक पहुंच जाए हुए बल्कि प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों से निपटने के लिए सही कदम उठाए जाए। कि मतलब आपको कोई भी गलत सूचना के अकॉर्डिंग कोई भी सही सूचना मिलेगी तो आप उससे जल्दी से जल्दी अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो यही कुछ पॉइंट है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। फिर यहाँ पर आ गया व्यवसाय संतुलित द्वारा उच्च उत्पादकता की प्राप्ति। संप्रेषण के माध्यम से व्यवसाय संतुलित की भावना विकसित होती है, जिसका परिणाम संगठन के कमियों द्वारा उच्च उत्पादन के परिणाम के रूप में परिलक्षित होता है। क्योंकि संप्रेषण के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी व्यवसायिक भूमिकाओं और संभावनाओं के बारे में बात कर सकते हैं। यदि संप्रेषण असफल होता है तो एक संगठन कमियों की संतुष्टि का स्तर गिरता है, जिससे उत्पादकता प्रभावित होती है। तो यही बताया गया है कि मतलब एक अच्छी उत्पादन प्राप्ति के लिए, आपको अच्छे परिणाम के लिए आपको संप्रेषण की बहुत ही जरूरत होगी। यहाँ संप्रेषण की कमियों को, संप्रेषण के द्वारा बाकी कमियों को आप दूर कर सकते हैं, बातचीत करके उसको सुलझा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे, ये 9 पॉइंट है, 10 है, आप इसका देख सकते हैं। अब देखिए आपको निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से आपको यहाँ निष्कर्ष लिखना होगा। अतः स्पष्ट है कि संप्रेषण की परिवर्तन प्रक्रिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि संगठन की कर्मचारी अनुकूलन वास्तविकता सूचना के परिरूप होते हैं तो उसमें आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। तो मतलब कि एक वास्तविक रूप में अगर आप कर्मचारी के बीच में काम बातचीत करते हैं तो एक क्या कहते हैं, जो आत्मविश्वास की भावना आप सभी में आएगी। अतः अनुकूलन संप्रेषण और कमियों का
अंकुलन व्यवहार एक संगठन की सफलता का एक मात्रक यंत्रता उचित एवं प्रभावित संप्रेषण की प्राप्ति से संगठन के प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। मतलब कि एक अच्छा संप्रेषण आपको प्राप्त होने के लिए सबसे पहले जरूरी होना चाहिए कि जो कि आप किसी भी चीज़ में उसका यूज कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो कि इम्पोर्टेंट है। अब थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बनता है, देखिए संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? संप्रेषण की प्रक्रिया और संचार तथा संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले आप संप्रेषण से क्या समझते हैं, ये हमने आपको ऊपर भी इतने अच्छे से समझा चुके हैं। और आपकी प्रक्रिया, संचार और संप्रेषण की प्रकृति बताना, विशेषताएं बतानी है, ठीक है। तो जैसे इसकी प्रक्रिया संचार आ गया, फिर आपको यहाँ देखिए विशेषता के पॉइंट आ जाएंगे, तो ये भी आपको क्वेश्चन हम करा देते हैं इसी में। तो सबसे पहले देखिए संप्रेषण किसे कहते हैं, ऊपर भी बताया लेकिन एक बार फिर से देख सकते हैं आप। किसी संदेश, डाटा या सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित करना संप्रेषण कहलाता है। मतलब कि किसी भी सूचना, किसी भी डाटा या वस्तु को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, उसे ही हम संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। संचार मनुष्य के साथ साथ एक संगठन के अस्तित्व और अस्तित्व के लिए मौलिक है। ये एक सामान्य समझ तक पहुंचने के लिए लोगों के बीच विचार, सूचना, विचार, तथ्य, भावना आदि को बनाने और साझा करने की प्रक्रिया संचार प्रबंधन के निर्देशों कार्य की कुंजी है। तो मतलब कि मनुष्य के द्वारा जो भी मौलिक है और ये भी जो भी आपकी विचार, भावना होते हैं, इन सभी को एक से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने की प्रक्रिया ही होती है संचार, मतलब संप्रेषण। अब देखिए जो संप्रेषण की प्रक्रिया और संचार क्या है, तो इसके कुछ पॉइंट है, आप ये देख सकते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया की पूर्णता एक संप्रेषण को संचारण का निर्माण की दृष्टि से कुछ ऐसे मूर्त तत्व है जिनकी उपलब्धि व ज्ञान संप्रेषण के लिए आवश्यक है। इन मूल तत्वों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। संप्रेषणकर्ता को चाहिए कि वे संप्रेषण के अनुकूल वातावरण का निर्माण करें जिससे कि संप्रेषण का प्रभाव जनमत पर पढ़ सके। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि जो संप्रेषण करता है उसको एक ऐसा वातावरण इस्तेमाल करना चाहिए, बनाना चाहिए जो कि उसका प्रभाव सभी जनमत, मतलब सभी जनता पर पड़ सके। अच्छा, संप्रेषण द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें कि बात कहने वाला प्रसारक और सुनने वाला श्रोता के बीच अनुक्रिया होती है। मतलब ये 2 तरह से होती है, एक जिसे बात बोला जा रहा है, दूसरा जो उस व्यक्ति को सुन रहा है, श्रोता, ठीक है। संप्रेषण करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि संप्रेषण का विषय जनता से सांस्कृतिक मूल्य एवं सामाजिक आदर्शों का अनुकूल हो। मतलब कि जनता के जो सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य होते हैं उनके अनुकूल होना चाहिए। संप्रेषण के स्तर पर ही इसकी सफलता निर्भर करती है। मतलब कि जितना अच्छा आप संप्रेषण करेंगे उतनी अच्छी आपको सफलता मिलेगी। संप्रेषणकर्ता या प्रसारक के लिए आवश्यक है कि वह संप्रेषण करने के पूर्व भली भांति प्रसारक विषय पर आयोजना कर ले जिससे कि किसी भी प्रकार का संदेश या उसे या श्रोता को उत्पन्न ना हो। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि उस विषय को अच्छी तरह से आप बातचीत करके सुलझा ले कि बाद में कोई भी संदेश किसी भी व्यक्ति को ना हो कि इसमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। संप्रेषण की सफलता के लिए आवश्यक है कि उससे संबंधित सभी विषयों की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए। मतलब कि जो भी संप्रेषण किया जा रहा है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। प्रत्येक व्यक्ति संप्रेषण को अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार ग्रहण कर सकता है। मतलब जितनी समझ है उसके अकॉर्डिंग, अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग ले सकता है अपने अंदर। श्रोता सहभागिता संप्रेषण को अधिक सफल बनाते हैं। मतलब ये दोनों की जरूरत है बहुत ज़्यादा संप्रेषण को सफल बनाने में। संप्रेषण की सफलता के लिए उसका निरंतर मूल्यांकन करना आवश्यक है। मतलब मूल्यांकन भी किया जाएगा। संप्रेषण में एक ऐसी भाषा, वस्तु, विचारों का उपयोग किया जाए जो कि स्पष्ट हो और जिसके संबंध में किसी भी प्रकार की उत्पन्न हो की संभावना ना हो। मतलब कि कोई भी गलतफहमी की संभावना इसमें ना हो और एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो सभी को आसानी से समझ आ सके। अब देखिए आपकी संप्रेषण की प्रकृति पूछ ले या विशेषता पूछ ले तो इसके कुछ पॉइंट है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर संप्रेषण की निम्नलिखित विशेषता परिलक्षित होती है। तो देखिए क्या है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें पारस्परिक संबंध स्थापित किया जाता है। इसमें विचारों का आदान प्रदान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये ध्रुवीय प्रक्रिया था। इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक संदेश देने वाला, एक दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला। यही एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रत्यक्षीकरण समावेशिक होते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया तथा विशेष पोषण होना आवश्यक है। संप्रेषण में विचार या सूचनाओं को मौखिक बोलकर, लिखित अथवा संकेतित संकेतों के रूप में प्रेषित किया जाए या गहन किया जाता है। संप्रेषण सदा गत्यात्मक होता है। मतलब चेंजिंग होता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है।
तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आप कह सकते हैं संप्रेषण की विशेषता के अकॉर्डिंग आपको लॉन्ग भी आंसर हम बता चुके हैं, उस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। तो ये इतने अच्छे पॉइंट है ना गाइस कि आप इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आएंगे, और इसे आप अच्छे से अच्छे कोशिश कर सकते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पॉइंट आप बना के खुद से भी लिख सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन बताया। अब आपका इसी का जो चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो रहा है, 3 क्वेश्चन उसमें से हो गए, यूनिट आपके फर्स्ट का ही, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, इन क्वेश्चनों को भी हम आपको इसी वीडियो में कराने जाए तो देखिए कंप्लीट। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है संप्रेषण एवं संचार से आप क्या समझते हैं। संप्रेषण एवं संचार के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो ये आप क्या समझते हैं, इसके संबंध क्या है, तो वो देखेंगे। तो देखते हैं आंसर। संप्रेषण एवं संचार, संप्रेषण और संचार दोनों समानार्थी है, मतलब कि एक समान है। संप्रेषण का अर्थ है किसी बात या विचार को सामान्य रूप से आगे बढ़ाना, यानी किसी बात या विचार या भावना का प्रचार प्रसार। संप्रेषण की प्रक्रिया इस बात पर जोर देती है कि वक्ता को जो कहना चाहता है वो ठीक ठीक श्रोता तक उसी रूप में उसी भाव में पहुँचे। तो क्या है कि जो संप्रेषण क्या है कि मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाए उसी रूप में। अब संचार का अर्थ देखिए, संचार का अर्थ हुआ ज्ञान अथवा किसी बात को लोगों में दूर दूर तक फैलाना, यानी कि ज्ञान की जानकारी उपलब्ध कराना। तो जो संचार का क्या अर्थ हुआ है कि जो ज्ञान है ना उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, मतलब एक देश से दूसरे देश में दूर दूर तक वो जानकारी उपलब्ध कराना, वो ज्ञान को देना, तो उसे कहते हैं हम संचार। हिंदी में संचार के लिए संप्रेषण संवाद शब्द के उपयोग किया जाता है। संचार का अंग्रेजी पर्याय कम्युनिकेशन है। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन लैटिन भाषा से कम्युनिस्ट शब्द से बना है, जिसका सामान्य अर्थ लिया जाता है भागीदारी, हस्तांतरण एवं आदान प्रदान, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आदान प्रदान चीजों का, ठीक है। यदि हम कम्युनिकेशन शब्द के इन 3 अर्थों पर गंभीरता से चर्चा करें तो पाते हैं कि यह भागीदारी से अर्थ है किसी को अपने भावों एवं विचारों को से अवगत कराना। स्थानांतरण से अभिप्राय भावों एवं विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ऐसे ही आदान प्रदान का अर्थ निकलता है भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि संचार या कम्युनिकेशन के माध्यम से एक व्यक्ति अपने भावों और विचारों को दूसरे व्यक्ति समूह तक स्थानांतरित करता है और दूसरे व्यक्ति के विचार एवं भावों से स्वयं भी अवगत होता है। वस्तुतः संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विचार एवं भावों की सहभागिता आदान प्रदान की प्रक्रिया निहित होती है, जो दूसरे शब्दों में संचार या संप्रेषण के विचार अभिव्यक्ति का एक ऐसा विशेष प्रयास है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भावों, विचारों और मनोवृत्ति में सहभागिता करता है। तो आपको समझ में आया कि जो संचार और संप्रेषण एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे के बिना एक का अस्तित्व नहीं है। समाज में संचार इस प्रक्रिया के द्वारा लोगों में परस्पर एक समझ विकसित होता है। प्रत्येक समाज की ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। संचार के अभाव में व्यक्ति का संसार केवल उसी तक सीमित होकर रह जाएगा। संचार की प्रक्रिया का विकास व्यक्ति और समाज के अनुभवों पर आधारित होता है, कि मतलब व्यक्ति और समाज दोनों के अनुभव होते हैं और दोनों पर आधारित होता है। वस्तु है संप्रेषण घटना एवं स्थितियों को एक ऐसे तालमेल है जिसमें एक संदेश निहित रहता है। तो संचार के अनेक तत्व एवं चरण होते हैं। मानव जीवन के लिए जिस प्रकार वायु का महत्व होता है उसी प्रकार समाज के लिए संचार यानी संप्रेषण का भी महत्व होता है, महत्व रूप से है, मतलब बहुत ही ज्यादा महत्व है। अंग्रेजी के कम्युनिस्ट शब्द में से एक कॉमनेस यानी सहभागिता, साझापन का भाव निहित रहता है। इसका अर्थ हुआ कि एक प्रकार की सहभागिता विकसित करना या फिर एक सामान्य लाना। संप्रेषण की प्रक्रिया में वक्ता और श्रोता के माध्यम से सहानुभूति एवं सहभागिता अत्यावश्यक है। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, देखिए संप्रेषण और संचार से जो संबंध है दोनों एक दूसरे के बिना किसी का भी अस्तित्व नहीं है। जो संप्रेषण है कि मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चीज़ों को आदान प्रदान करना, और संचार के द्वारा भी वही चीज़ें होती कि एक देश से दूसरे देश में उस संचार को सूचनाओं को प्राप्त करना। तो ये सारी चीज़ें जो आप कह सकते हैं एक दूसरे से संबंध रखते हैं, तो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं। अब देखिए संप्रेषण या संचार के विभिन्न आयाम या माध्यम का वर्णन कीजिए। तो क्या है, तो इसका देख सकते हैं यहाँ पॉइंट लिखे। संप्रेषण के आयाम से तात्पर्य है मानवीय जीवन में संप्रेषण का क्या क्या और किस रूप में योगदान है। आयाम यानी किसी मत, विचार या धारणा के विभिन्न पहलू। हम ये भली भांति जानते हैं कि संप्रेषण का परिणाम मानव समाज की एक अत्यंत क्रिया है। इस
अतः क्रिया में संप्रेषण किसी न किसी रूप से संदेश ग्रहण करने वाले से संपर्क स्थापित करता है। इस प्रक्रिया में श्रोता के लिए कई तरह के प्रयास करता है। इससे संप्रेषण और संदेश ग्रहण करने वाले के माध्यम में एक अंतर्संबंध स्थापित हो जाता है। मतलब कि जो लेता है प्लस जो देता है संदेश, एक दूसरे में बहुत ही ज़्यादा गहराई से संबंध स्थापित हो जाता है। और इसका माध्यम के अकॉर्डिंग ये क्या है कि अपनी सूचनाओं, अपने कार्यों को एक देश से दूसरे देश में या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आदान प्रदान करना, उनका योगदान देना। तो एक-एक करके पॉइंट आप कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, पहला है सूचना। तो देखिए क्या है, संप्रेषण का स्वयं प्रमुख आयाम है सूचना का संग्रह। हम उस सूचना का प्रचार प्रसार, विश्व की नई नई घटनाओं की सूचना जन जन तक पहुंचाने के द्वारा ही पहुंचाई जाती है। सामान्य जनता की समस्या को शासन प्रशासन तक और शासन प्रशासन की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य संचार माध्यम का ही है। मतलब कि देश में जो भी घटनाएं घटित होती है जनता के बीच में, जो सरकार के बीच में, एक दूसरे के व्यक्ति के बीच में, किसके द्वारा, संचार के द्वारा ही प्राप्त कर सके। अगर जो शासन व्यवस्था है, जैसे कि आप लोकतंत्र की बात की जाए, जो भी घटित होती है घटनाएं जनता को कैसे पहुंचती है, संचार के द्वारा ही तो पहुंचती है, मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा। और जो जनता के जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, किसके द्वारा, मीडिया के द्वारा ही तो, जो आपको नेता आपकी सरकार को पहुंचाई जाती है कि उनको क्या क्या समस्या है, तो उसको कैसे निपटा जाए। तो यही कहा जा रहा है यहाँ भी। नवीन आविष्कारों के विकास संबंधित सूचनाओं द्वारा पाठकों और श्रोताओं को जागरूकता करना भी संचार का माध्यम का काम है। मतलब कि संचार के द्वारा ही लोगों को जागरूकता फैलाई जाएगी। एक जमाने में ज्ञान को सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। ज्ञानी व्यक्ति का समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता था, परंतु आज सूचना ही सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। तो मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति, जैसे पंडित लोग होते हैं, उसका सबसे ज़्यादा महत्व होता था, लेकिन आज के समय में किसकी महत्व हुई, सूचना की, संचार के। ठीक है, जिस व्यक्ति के पास सूचनाओं का जितना बड़ा भंडार होगा उतना ही अधिक ताकतवर होगा। मतलब जिसके पास जितनी ज़्यादा शक्ति होगी, जितने ज़्यादा उसके पास जो सूचनाएं हो इकट्ठा कर सकेगा, उतने ज़्यादा वो ताकतवर इंसान बन सकेगा। संचार माध्यम कभी प्रकृति आपदाओं, वर्षा, भूकंप आदि से संबंधित विनाश की जानकारी भी देते हैं। तो साथ ही साथ ऐसी आपदाओं से हम लोगों को किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, यदि संबंधित सूचनाएं भी प्रदान करते हैं। मतलब जो संचार क्या करता है कि मतलब जो भी आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग जो भी आपदाएं संबंधित भूकंप आते हैं, इन सबकी जानकारी भी देते हैं विनाश की, और प्लस इससे कैसे हम निपट सकते हैं इसके बारे में भी बताया जाता है। यह संचार माध्यम घर बैठे ही लोगों को संसार में होने वाली सभी गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रदान कराते हैं। मतलब कि संचार के द्वारा, मतलब मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल के द्वारा आप कह सकते हैं कि जो भी आप घर बैठे घटनाएं सबसे पहले आपको प्राप्त की जा सकती है। आज सूचना तकनीकी की क्रांति के कारण ऐसा लगता है कि ये सारा विश्व हमारी मुट्ठी में समा गया है। मतलब आज आप घर बैठे कोई भी किसी भी कोने के, नेपाल, विदेश, बंगाल, कहीं की भी घटनाएं आप कहीं भी देख सकते हैं, तो आपकी मुट्ठी में समा गया है। ठीक है, सूचना विश्लेषण सेकंड पॉइंट है इसका। संचार के अंतर्गत हम केवल सूचनाओं का संग्रहण एवं प्रचार प्रसार ही नहीं करते, तथा सूचनाओं का विश्लेषण भी करते हैं। रेडियो, टीवी एवं समाचार पत्र पत्रिका के विभिन्न विषयों एवं घटनाओं समृद्ध बहस एक तरफ से सूचनाओं का विश्लेषण ही है। प्रत्येक घटना या टिप्पणी पर समाचार पत्रों के एक विशेष लेखक, सांप्रदायिकता, वक्ता आदि संचार माध्यम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संचार एवं संप्रेषण माध्यम किसी भी घटना और स्थिति के अनुसार विश्लेषण और व्याख्या कर उस पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करते हैं। मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि जैसे कि हम कोई भी सूचना होती है उसको अकॉर्डिंग विश्लेषण करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, उनकी टिप्पणी करते हैं कि कैसे क्या किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, कौन सी घटना किससे संबंध है, किससे नहीं है, घटना सही है गलत है, तो उस पर अपने अपने विचार भी देते हैं। अब आपका देखिए, सामाजिक ज्ञान है मानव मूल्यों का पेशन। संचार का अगला महत्वपूर्ण कार्य लोगों के ज्ञान एवं चिंता के स्तर में वृद्धि करना। विभिन्न समाचार पत्र पत्रिका, रेडियो, टीवी, सिनेमा और अन्य तमाम संचार माध्यम लोगों को इन्हें विशेष घटनाओं की सूचना मात्र ही नहीं देता, तथा समाज के जीवन, प्रश्न, उनके परिणाम, नीतियों आदि का भी ज्ञान संप्रेषित कराता है। इससे मानव जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो संचार का एक महत्वपूर्ण और भी कार्य है, जैसे कि आपको जनता है, समाज में जो लोग समाचार के द्वारा, रेडियो के द्वारा उनकी विभिन्न घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, उनके बारे में ये बताता है उनको कैसे कार्य करना चाहिए, उनके बारे में उनकी नीतियाँ, परिणाम बताता है, उनकी समस्या के समाधान के लिए उनको रास्ता भी दिखाता है। संचार माध्यम के द्वारा अनेक तरह की सूचना और उनके
प्रतीक व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण आदि के द्वारा व्यक्ति के ज्ञान के स्तर में वृद्धि हो सकती है। मतलब संचार के द्वारा जो भी व्यक्ति है उसके ज्ञान में वृद्धि भी की जा सकती है, उसके दृष्टिकोण को समझा भी जा सकता है। आज जो संचार माध्यम ने स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्वरूप को भी परिवर्तन कर दिया है। संचार के द्वारा इन सभी में भी चेंजिंग परिवर्तन आया था। संचार माध्यम स्कूली शिक्षा के अंग बनते जा रहे हैं। इसके साथ ही यह लोगों को सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों की शिक्षा भी दे रहे हैं। तो संचार के द्वारा जो स्कूल के जो शिक्षा होती है उसका तो अंग बने, प्लस जो समाज में मानवीय सामाजिक मूल्य होते हैं उनकी भी शिक्षा भी दिए जा रहे हैं। नई तकनीकी के संबंध में संचार का विस्तार कई गुना बढ़ता जा रहा है। मतलब नई तकनीकी मतलब जैसे विकास कर रहा है देश, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें आ रही है उसमें भी बढ़ता जा रहा है। संचार के क्षेत्र में होने वाले शोध कार्यों ने हमें सूचना वितरण, शिक्षण, प्रशिक्षण और इसमें उपलब्ध पेशेंट संबंधी अनेक जानकारी उपलब्ध करा दी है और संचार के द्वारा विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सम्मान स्थापित करने का कार्य भी किया जा रहा है। तो इन सभी में हम कार्य जो सामाजिक गति, सांस्कृतिक होते हैं, राजनीतिक होते हैं, इनमें सम्मान स्थापित कर सकते हैं। अब देखिए 4 पॉइंट है मनोरंजन एवं संप्रेषण, मतलब कि आपको कैसे ये हैप्पीनेस करता है, आपके लिए एंटरटेनमेंट का कार्य करता है। तो देखते हैं संचार एवं संप्रेषण माध्यम का एक महत्वपूर्ण आयाम मनोरंजन भी माना जाता है। एक तरह से यदि हम जनसंचार माध्यमों के उद्भव और विकास पर गौर करें तो पाते हैं कि इनमें उद्देश्य संस्कार देने से अधिक मनोरंजन कराता है। मनोरंजन कार्यक्रम जो टेलीविजन, सिनेमा से संबंधित होते हैं उसमें सेक्स, अपराध, हिंसा आदि की भरमार रहती है। ऐसे ही समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी ऐसी कहानियां लेखी बढ़ सी आई रहती है। समाचार माध्यम में इस प्रकार के सस्ता मनोरंजन और गैर जिम्मेदार से प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री ने बच्चों और किशोरों पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव डाला। ऐसे कार्यक्रम दर्शकों को गलत प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ बड़े लोग इसका एंटरटेनमेंट लेते हैं, इससे मनोरंजन होते हैं, वहीं पर इसका बच्चों पर गलत जो प्रभाव भी पड़ा जा रहा है। जैसे कि ये सब चीज़ें आपको लिखी है, हिंसा, अपराध, सेक्स को अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें बच्चे भी देखे तो उन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो यही कहा जा रहा है। मतलब इसमें इसको फायदा भी होता है, इसका नुकसान भी होता है। नेगेटिव पॉइंट भी आप लिख सकते हैं अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो। संचार माध्यम में प्रस्तुत लेख, वृत्त चित्र, कार्टून, कविता, नाटक, कहानी, टीवी सीरियल्स आदि सभी के मनोरंजन की खूब होता है। मतलब कि इससे सभी का एंटरटेनमेंट, मनोरंजन होगा। ये सब आप देखते हो टीवी चैनल, रील फील ये सब आते रहते हैं इसके द्वारा। फिल्म या सिनेमा में व्यक्ति अपने दैनिक कार्य के भर से मुक्ति पाता है। मतलब कि आप कह सकते हैं जो दैनिक जीवन में जो भी समस्या होती है उसके आप थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, सिनेमा देख लेते हैं, आपको मुक्ति मिल जाती है। चित्रहार विभिन्न भारतीय संगीत, अहम फिल्म गीतों और अच्छे उपन्यास या कहानी पर आधारित सिनेमा में भी मनोरंजन के कारण अच्छी लोकप्रियता प्राप्त है। तो ये भी कहा जा रहा है कि अच्छी लोकप्रियता भी प्राप्त है क्योंकि आपको संगीत, फिल्म के अकॉर्डिंग जो गीतें होते हैं, उपन्यास, कहानी ये सब भी आधारित होती है, आपको दिखाए जाते हैं। स्वास्थ्य मनोरंजन करना भी संचार एवं संप्रेषण के माध्यम का एक प्रमुख आयाम है कि मतलब आपके जीवन के अकॉर्डिंग आपको ये भी आपके लिए जरूरी है। अब देखिए शिक्षा प्रदान करना संप्रेषण के द्वारा कैसे जरूरी है, तो यहाँ पॉइंट है। शिक्षा मानव जीवन का एक आधार अहम श्रृंगार है। शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना, लिखना और सीखना मात्र नहीं है बल्कि मनुष्य को एक सुयोग्य मनुष्य एवं नागरिक बनाना भी है जिससे कि वे देश के संसाधन का पूर्ण विकास कर सके और तथा विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंच सके। तो ये क्या है कि जो आप देश का विकास करें, अच्छी आपको जीवन शैली जीने की आवश्यकता मिले और आपको अच्छे नागरिक बन सके इस शिक्षा के द्वारा। इस दृष्टि से मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी संचार एवं संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण आयाम है। यह सत्य है कि शिक्षा और मनोरंजन देश के विकास की गाड़ी के आगे बढ़ाने में गाड़ी की धुरी के दो पहियों की भूमिका निवारण करते हैं। मतलब कि जो शिक्षा, मनोरंजन दोनों ही समाज को आगे बढ़ाने में जरूरी है। आज इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के चैनल और विज्ञापन जनसामान्य को अपने अपने ढंग से ज्ञान का प्रचार प्रसार और करके शिक्षा दे रहे हैं। मतलब अपने अपने तरीके से जो चैनल होते हैं, न्यूज़ चैनल होते हैं, उस पर शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा ने विज्ञान को जन्म दिया और विज्ञान ने संचार एवं जनसंचार माध्यमों को। अब जनसंचार के साधन शिक्षा के साथ साथ विज्ञान के प्रचार प्रसार में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं जो जनसंचार है जो अपने विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। संचार में शिक्षा के प्रचार प्रसार की दृष्टि से आजकल
इग्नू को और कोटा विश्वविद्यालय के अनेक शैक्षिक चैनल, रेडियो तथा टेलीविजन पर शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी शिक्षा एवं विज्ञान से समृद्ध सामग्री प्रकाशित होती रहती है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के नियमित पत्र पत्रिकाएं उससे रूप से निकलती है। मतलब कि आपके कंपटीशन के एग्जाम के अकॉर्डिंग भी तैयारी पत्र निकलते हैं, पत्रिकाएं निकलती है। और ये सब प्रशिक्षण किसके द्वारा, जो इग्नू, जो कोटा विश्वविद्यालय होते हैं, जो शिक्षाएं प्राप्त की जाती है, इनके द्वारा ये सब बताया जा रहा है, रेडियो चैनल, टीवी, ये सब के द्वारा। समाज में एकजुट। किसी भी समाज या देश की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितना संगठित एवं एकजुट है। शांति के समय में, विकास एवं प्रगति के कार्य हेतु और आपदा के समय में पुनर्निर्माण के लिए, राष्ट्रीय संकट के समय में देश की सुरक्षा के लिए लोग एकजुट होना अत्यावश्यक है। संचार माध्यम सूचनाओं के द्वारा लोगों को एकजुट करते हैं। भारत जैसे विभिन्न भाषा भाषी एवं मत संप्रदायक वाले देश समाज को एकजुट करने की आवश्यकता अत्यंत शीघ्र है। अनेक अवसरों पर हमारे देश में संचार माध्यम ने अपनी इस भूमिका को निवारण किया है। मतलब कि आपको पता है कि भारत देश में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, भाषा के लोग होते हैं, लेकिन एकजुटता होना जरूरी है, जिसके द्वारा संचार के द्वारा सबको एक पास लाने की, जो मतलब शांति के समय, आपदा के समय सबको निकट लाने की कोशिश की जाती है। अब निष्कर्ष में देखिए, इस प्रकार संप्रेषण के अनेक आयाम है जो समाज व संस्कृति के विकास के साथ विज्ञान एवं तकनीकी के विकास को गति प्रदान कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आपको हमने अच्छे से बता दिया। तो इसमें आपका देखिए जो एक यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपको चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड हमने यहाँ तक कंप्लीट करा दिया। तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा गाइस। तो इसी में देखिए आपका जब यूनिट सेकंड आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है, इसकी वीडियो का लिंक हम आपको, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, देख लीजिएगा। नहीं तो इसकी भी एक न्यू वीडियो अपलोड कर देंगे, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। और इससे पहले हमने वीडियो काफ़ी अपलोड की है जो कि आपके 2024 में पेपर हो चुके हैं उन स्टूडेंट के, उनकी अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन आए भी पड़े, आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टोटल इस पीडीएफ में 40 पेज की पीडीएफ है, जिसमें कि आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये 20 में से ना आपके पेपर में कितने टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 या तो 10 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन ही अटेंड करने होंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।